हेलो हेलो हेलो। वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया, सब चकाचक। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन जगवानी। तो आज आपकी जो टॉपिक्स होंगे, जो चीज़ें होंगी, जो बातें होंगी, वो होंगी गॉस थ्योरम को लेके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके, इलेक्ट्रिक फील्ड और मतलब वही एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम को लेके। तो लास्ट क्लास में देखो ऐसा था, लास्ट क्लास में तुम लोग बहुत कह रहे थे कि सर साउंड लो है, साउंड लो है, साउंड लो है। अब तो ठीक है ना भाई, अब आज तो ऐसा साउंड की कोई दिक्कत नहीं है। वो पिछली बार मैंने साउंड इसलिए जानबूझ के थोड़ा सा कम रखा था, क्योंकि फिर जब मैं उसको सुनता हूँ, मैं उसको वापस देखता हूँ, तो मेरे को मतलब वो एक बीटी बैठती कि यार बहुत ही वो एक एयर की भी बहुत ज़्यादा फिर आवाज़ आ जाती कभी कभी, तो फिर वो चीज़ बहुत मेरे को अजीब सी लगती है। तो इसलिए मैंने थोड़ी साउंड अपने आप अपने एंड से थोड़ी सी लो करके रखी थी। इस वजह से तुम लोग को थोड़ी सी लो लग रही थी। ठीक है। बाकी बोलता तो मैं तेज़ हूँ भाई, कभी सामने सामने मिलना मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम से रिलेटेड आज सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। तो देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले समझ लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है जिनके बारे में अभी हम आगे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू सम सरफेस हेल्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रख दो, कोई भी सरफेस, मान लो ये एक सरफेस रख दिया। अब इस सरफेस का एरिया मान लो मैंने कह दिया ए है। ठीक है, इस सरफेस का एरिया ए है। तो मैंने इस सरफेस को उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो अब इस सरफेस से देखो कितनी लाइंस पास हो रही, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दिस सरफेस, तो इसका मेजर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही है। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पासिंग थ्रू सम एरिया। बस इतना समझ लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम एरिया। बस ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और कुछ नहीं है। देखो, फ्लक्स जनरली एक यही टर्म है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। अब देखो, फ्लक्स एक टर्म है, बाकी इसके पीछे जो आपका लगा है इलेक्ट्रिक वगैरह, तो वो तो डिफाइन कर रहा है कि कौन सी फील्ड है। एक और टर्म आता है आपका, आगे पढ़ोगे मैग्नेटिज्म में, थर्ड यूनिट में पढ़ोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स करके पढ़ोगे। ठीक है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, तो फ्लक्स बेसिकली वही होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम एरिया। उसके पीछे आपका जो भी लगा है इलेक्ट्रिक वगैरह, तो वो डिफाइन कर रहा है कि कौन सी फील्ड है। इलेक्ट्रिक लगा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक लगा है तो मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा फ्लक्स एक जनरल ऐसे हम लोग समझ लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्पेशल बात आ गई है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सम सरफेस हेल्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो ये तो बातें हो गई। अब अगर कह रहा है इफ नॉर्मल टू द सरफेस मेक्स थीटा एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट्स फॉर्मूला कैन बी रिटन एज। अब ये वाला तो चलो मैं तुमको नहीं बताता हूँ। मान लो ये सरफेस है, एक मिनट, मान लो ये सरफेस है। इस सरफेस से अगर नॉर्मल निकालो, नॉर्मल यानी तो ये ऐसे जाएगा, इससे परपेंडिकुलर। देखो, इससे परपेंडिकुलर है। ठीक, इस सरफेस का एरिया मान लो अगर ए है, तो ये जो नॉर्मल निकली है, ये जो नॉर्मल, किसी भी सरफेस का जो नॉर्मल निकलता है उसे हम लोग कहते हैं एरिया वेक्टर। एरिया देखो, अभी अभी तक आपने पढ़ा होगा एरिया को एज अ स्केलर क्वांटिटी, एज अ मैग्नीट्यूड पढ़ा होगा। अब यहाँ पे जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक चार्जेस और इन सब चीज़ों की बात आ रही, फिजिक्स में इन सब टॉपिक्स में, स्पेशली फ्लक्स वगैरह में, इन सब इलेक्ट्रिक चार्जेस, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब चीज़ों को में एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट किया गया है। तो ये जो आप पढ़ते आए हो, जो आप मतलब आपके दिमाग में एक था कि एरिया का स्केलर है, एरिया वेक्टर नहीं है, तो ये दिमाग में मत रखना। एरिया को वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट किया जा रहा है इन सब टॉपिक्स में। सारे टॉपिक्स में आपको एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्मल टू द सरफेस। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये बात ध्यान में रख लो।
क्योंकि अभी आगे ये सब कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे, यही सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके एमसीक्यूज में काम आ जाएंगे। कैसे काम आएंगे, जब मैं एमसीक्यू इसके एंड में कराऊंगा अभी, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सब चीज़ें याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है कि सरफेस से परपेंडिकुलर जो जा रहा है वो एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। चलो, तो अब कह रहा है कि इफ नॉर्मल टू द सरफेस विच इज एरिया वेक्टर मेक्स थीटा एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही, सरफेस अपना ऐसे तिरछा रखा हुआ है, वहां तो मैंने सीधा रख दिया था, इसको चलो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पे तो वहाँ पे सीधा रख दिया था, यहाँ पे देखो टेढ़ा रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या एंगल बना रहा है, थीटा। नॉर्मल टू द सरफेस, ये नॉर्मल टू द सरफेस मेक्स थीटा एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। बेसिकली क्या होता है, ये एरिया वेक्टर जो होता है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर ले लोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, विच विल बी ए कॉस थीटा। कोई भी वेक्टर होता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाता है, कॉस थीटा लगा देते हैं, समझे, ये सब चीज़ें पता ही होंगी, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट होता है। वो कैसा प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे है, ये एविडेंट कैसे है, एक तो पहले इससे एविडेंट है कि आप ए कॉस थीटा, ये जो फॉर्मूला आता है इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब अगर यहाँ देखो, यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है ये ऐसे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, पैरेलल है, यानी इनके बीच का जो एंगल है इट इज़ 0 डिग्री। तो यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से E इंटू ए कॉस 0। कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा E इंटू ए। तो यहाँ पे देखो जो आपका सरफेस है कैसा रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है। अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इफ द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विल बी पैरेलल। समझ लो कि एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर जो लाइन निकल रही है। अगर हम सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं तो इसका मतलब एरिया वेक्टर तो पैरेलल होगा ना। सरफेस परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर जो निकल रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल निकल रहा है। पर अगर हम सरफेस को ऐसे रख देते और एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा होता, तब तो 90 डिग्री बन जाता, तब काम गड़बड़ हो जाता, तब काम उल्टा हो जाता। तो ये चीज़ नहीं है। तो बस समझ लो, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यहाँ पे मोटी मोटी बात सिर्फ इतनी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये सब कहानी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है। तो अगर जब भी थीटा एंगल बना रहा होगा तो इट विल बी ई ए कॉस थीटा, आपको पता है, और जब नॉर्मल होगा थीटा तो ई ए। और इसको अगर सम अप करें, अगर ये दोनों कंडीशंस को सम अप करें तो कंक्लूजन यही निकलेगा कि इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 है, यहाँ पे थीटा सम वैल्यू होगी, तो यहाँ पे ई ए ई डॉट ए होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा, बस बेसिकली आपका ये है कि एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट हो रही है, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ये बातें ध्यान में रखना। तो यहाँ से 2-4 बातें क्या हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी आया है, ये ध्यान रखना। ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी निकालता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये पहली चीज़ ध्यान में रखो। दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखोगे, दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखना कि ये जो आपका इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, दूसरा इट्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है, फॉर्मूला देखो इसका,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखो क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। और भाई यही तो लिखी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट है। तो इस तरीके से आपको एसआई यूनिट तो सबकी अब मालूम हो गई होंगी। अब एसआई यूनिट आपको निकालने का कोई याद रखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। आपको रटनी नहीं पड़ेगी हर एक क्वांटिटी की, हर एक टर्म की एसआई यूनिट। आपको क्वांटिटीज़ की इंडिविजुअल यूनिट्स पता है तो आप उनकी एसआई यूनिट्स निकाल सकते हो। तो ऐसा कोई एज सच इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, आराम से समझ के करोगे तो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इतना ही था फिलहाल के लिए। अब आगे देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, अब आगे आपका आता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इंपॉर्टेंट है काफ़ी हद तक। गॉस थ्योरम क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इंक्लोज इन इट। क्या मतलब हुआ इसका? अगर ये मान लो कोई क्लोज सरफेस है, इसमें कुछ चार्जेस हैं, ठीक, कुछ चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही होगी, मान लो ऐसे जो भी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही हो रही होगी। मान लो ये एरिया है, ये एक सरफेस है जिसका एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यानी कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस सरफेस से। तो अब क्या कह रहा है? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू लिंक्ड है, मतलब कि क्या बात है कि अगर मान लो कोई वही अगर मैं शुरू से बताऊं तो एक क्लोज सरफेस ले लो, क्लोज सरफेस कोई भी, सर्कल ले लो, स्पेयर, सर्कल तो नहीं स्पेयर ले लो, सर्कल तो 2D में हो जाएगा, सरफेस कोई भी सरफेस क्लोज्ड हो, लेकिन स्पेयर ले लो, सिलेंडर ले लो, क्लोज्ड हो लेकिन। तो क्लोज सरफेस हमने कोई भी ले लिया, उसके अंदर चार्जेस हैं, मान लो एक चार्ज है, 2 चार्ज है, 3 चार्ज है, जितने नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं उतने हैं। तो मान लो भी हम मान ले रहे हैं सिर्फ एक चार्ज है। अब इस चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ये जो सरफेस से पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कुछ एरिया वेक्टर होगा, इसका मतलब कुछ एरिया होगा और ये इस एरिया का ये वेक्टर होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है, तो जाहिर सी बात है कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस सरफेस के थ्रू। देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। तो वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें गॉस थ्योरम के थ्रू पता चलेगा। गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम ये कहती है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस, यानी जैसे मान लो ये क्लोज सरफेस है, सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस is 1/ε0 times the charge enclosed in it. So electric flux linked with the closed surface is 1/ε0 times the net charge enclosed in it. अभी ऐसे समझ नहीं आएगा, अभी धीरे धीरे इसको समझाता हूँ कैसे। तो ये थ्योरम है, अब इस थ्योरम को प्रूफ भी करना होगा अभी हमें, तो वो हम प्रूफ करेंगे कि फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा ये थ्योरम क्या कह रही है। इसको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि ये थ्योरम का मतलब क्या है। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, उससे ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा कुछ, इसको ऐसे करो, ये हटाओ। तो गॉस थ्योरम कहती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द चार्ज इंक्लोज्ड इन अ सरफेस, मतलब इन अ क्लोज सरफेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इंक्लोज इन इट। इसका मतलब क्या है कि मान लो ये एक क्लोज सरफेस है, अब इसमें मान लो चार्ज है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, ये भी एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक। तो इस गॉस थ्योरम के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें आ रहा है वो क्या है? क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जितना भी नेट चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स। तो नेट चार्ज निकालो, यहाँ पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा? नेट चार्ज हो जाएगा प्लस क्यू 2q माइनस क्यू, तो 2q माइनस क्यू, तो नेट चार्ज कितना हो गया? q। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे आ जाएगा q/ε0, ये हो गया, इस तरीके से आ जाएगा।
अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे तुम प्लस क्यू और ये सब ना लो, तुम ले लो यहाँ पे चार्जेस ले लो +5 कूलम, ठीक है, +3 कूलम, -2 कूलम, -4 कूलम और +1 कूलम। मैंने 5 चार्जेस ले लिए, 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, 2 नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना चाहिए वही चीज़ कि Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। तो सबसे पहले नेट चार्ज निकालो। नेट चार्ज यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 + 3 + 1 -4 -2। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये हो जाएगा 5 3 8 9, तो 9 -4 और -4 -2 6 हो जाएगा, -6, तो 9 - 6 विच इज़ 3 कूलम। तो नेट चार्ज कितना आ गया? 3 कूलम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q नेट क्या है अपना? क्या आया है? 3 कूलम। Q नेट अपना आया है 3 कूलम, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो गॉस थ्योरम की मदद से आपको अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज पता है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज है, तो आप डायरेक्टली उस नेट चार्ज की वैल्यू यूज़ करके आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हो। आपको वो पुराना वाला फॉर्मूला इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के थ्रू। ये है गॉस थ्योरम, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को, इसी थ्योरम को अपन प्रूव करेंगे। यहाँ पे लिख तो दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, पर अदालत सबूत मांगती है जज साहब। तो अदालत को सबूत तो दोगे ना, तो अदालत को सबूत के तौर पे तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा, और प्रूफ अभी मैं करता हूँ। तो अभी तुमको सबूत भी दिखाता हूँ। तो Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमें ये पता है गॉस थ्योरम के थ्रू है। अब इसी चीज़ को हमें प्रूफ भी करना है कि भाई अगर ये फॉर्मूला आया है तो कहाँ से आया है, कहाँ से आया भाई, ये तो पता होना चाहिए ना। तो वही चीज़ निकालते हैं, वही चीज़ प्रूफ करते हैं। तो ये एग्जाम्पल से तो समझ गए होगे इसका क्या यूज़ है। बाकी अब फॉर्मूला प्रूफ करने की बात है तो वो देख लेते हैं। डेरिवेशन ये वाली आपको रटने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, और रटना चाहिए भी नहीं, सेहत के लिए हानिकारक होगा। तो इसका देखो आप क्या कर सकते हो, इसका क्या काम आएगा आपको, ये सब चीज़ें मेमोराइज नहीं करनी, बट काम क्या है, फ़ायदा क्या है, इससे आपको फॉर्मूले दिमाग में रहेंगे। पहली चीज़ न्यूमेरिकल में आएगा तो उसमें बेनिफिट होगा। तीसरा, इसके किसी भी पार्ट से मान लो कुछ भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाए तो वहाँ पे आपको ये चीज़ बेनिफिट करेगी कि आपने चलो डेरिवेशन सही से लगाई हुई है, एक बार प्रैक्टिस हुई है, डेरिवेशन आपको पता है कहाँ क्या हो रहा है, कि कैसे कौन सा फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, किसका क्या प्रूफ है। तो आप कॉन्फिडेंट हो गए तो आप अपना फिर MCQ में कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो, आपकी थ्योरी पक्की होगी तो अगर आप ऐसे आप सोच के चल रहे हो कि डेरिवेशन चलो हटाओ, डेरिवेशन को गोली मारो, तो गोली फिर डेरिवेशन को नहीं पड़ेगी, तुमको पड़ जाएगी, तो फिर तुम्हारी गोली हो जाएगी। खैर, अब गॉस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्लोज सरफेस लिया है। अब आर्बिटरी सरफेस लिया है, ऐसा कोई ज़रूरी कोई वो नहीं है कि स्पेयर ही लेना है, सिलेंडर ही लेना है, कोई भी सरफेस लो पर क्लोज्ड हो। अब आलू जैसा भी ले लो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आलू देखो मैंने बना लिया है यहाँ पे, तो आलू भी ले सकते हो, पर आलू बंद होना चाहिए, आलू क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। तो इस आलू के अंदर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये +Q। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है इस डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा रेडियस के अलॉन्ग निकलती है। ये हमें पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E = 1/4πε0 Q/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग निकलती है, ये पता है ना, रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग निकलती है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल रही है, इस चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इट इज़ थ्रू द रेडियस वेक्टर, ठीक। इस पॉइंट पे अगर निकालें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इधर, ठीक। अब ये जो सरफेस रखा गया है ऐसे, मतलब ये आर्बिटरी सरफेस ले लिया, एक स्मॉल सरफेस ले लिया, एलिमेंट्री सरफेस ले लिया, इस पूरे सरफेस में से एक छोटा सा पोर्शन ले लिया गया, एक छोटा सा सेक्शन ले लिया गया, ठीक है।
देखो अभी जो भी डेरिवेशंस होंगी आपकी, जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, उसमें आपका मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि कोई बड़ा सा आपका सरफेस है तो एक छोटे से सरफेस के लिए फॉर्मूला निकाल लो। इस छोटे से सरफेस यानी डी ए, ये छोटा सा सरफेस मान लिया, इस एलिमेंट्री सरफेस के लिए फॉर्मूला निकाल लो, फिर उसको पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दो। तो इस तरीके से आपके अब जो आपके फॉर्मूलेज हैं इस तरीके से ये आपके डिराइव होंगे, इस तरीके से ये आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख लेना। अब आपका पहले की तरह नहीं कि बस एक कंडीशन को लेके, एक स्पेशल केस को लेके फॉर्मूला निकाल दिया तो हो गया। अब आपका काम क्या होगा, एक स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस को लेके चलेंगे, उससे जो भी फॉर्मूला अपना आएगा, ठीक है, वो आ गया, इस स्मॉल सरफेस के लिए आ गया, तो वो उसी को फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर वो पूरे कंप्लीट सरफेस के लिए आ जाएगा। समझ रहे हो कि बहुत छोटे सरफेस के लिए निकाल लिया फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फिर उसी फॉर्मूले को इंटीग्रेट कर दिया तो वो टोटल सरफेस के लिए आ गया। तो बस यही काम करना है अभी भी। तो सबसे पहले हमने एक स्मॉल सरफेस मान लिया, एक एलिमेंट्री सरफेस मान लिया। एलिमेंट्री सरफेस क्या मान लिया, डी ए। अब ये सीधा नहीं रखा हुआ है, ये सीधा नहीं रखा हुआ है, ये रखा हुआ है थोड़ा सा तिरछा। अब आलू बन रहा है, कुछ ऐसे ऐसे आलू बन रहा है। अब ये आलू का ये जो सरफेस है ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ऐसे। आलू का जो आपका ये जो आलू है इसका एरिया वेक्टर निकल रहा है कुछ ऐसे, तो इनके बीच का कुछ एंगल बन रहा है थीटा। तो यहाँ पे वही एंगल दिया है थीटा और एरिया वेक्टर दिया है इस डायरेक्शन में डी ए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ से ये ओ पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। ठीक, ये देखो ये डी ए क्या है, स्मॉल एरिया। तो ये डी ए आपका स्मॉल एरिया है, ये इसका एरिया वेक्टर है। अब बस आगे का काम बस ये एक तरह से ही है, आगे का काम कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अपन लोग क्या करेंगे, इस स्मॉल सरफेस के थ्रू कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल सरफेस, थ्रू स्मॉल सरफेस डी ए। तो डी ए सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड है तो वो निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोग को फॉर्मूला कौन सा पता है, अपने को ये फॉर्मूला पता है, फाई इक्वल्स ई डॉट ए। ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इज द एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे एरिया क्या है, डी ए है, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बहुत स्मॉल वैल्यू है क्योंकि स्मॉल एरिया के लिए निकालना है तो स्मॉल वैल्यू, जब टोटल के लिए निकालेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा ई डॉट ए। अब देखो दोनों यहाँ पे पैरेलल तो है नहीं, यहाँ उन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, चलो ये आ गया अपना। अब इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, डी फाई इक्वल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपैंड कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे एक ऐसा स्टेप आने वाला है जहाँ पे वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा, ज़िंदगी बदल जाएगी। तो वो स्टेप लिखने से पहले मैं तुम लोग को एक टर्म से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। एक टर्म है जिसका अगर तुमने सुना है उसके बारे में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं है। देखो टर्म क्या है वो, उस टर्म का नाम है सॉलिड एंगल। हाँ जी, क्या बताया मैंने, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, अब उसका बहुत डिटेल तो आपको पढ़ने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो सॉलिड एंगल देखो, अगर मैं शॉर्ट में तुम्हें बताऊं तो सॉलिड एंगल करके एक टर्म है। अभी तक तुमने जनरल एंगल सुना है, समझा है एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आपने देखा होगा ना एंगल क्या होता है, थीटा इक्वल्स आर्क अपॉन रेडियस, है ना, ये होता है। कोई भी ऐसे मान लो कोई पोर्शन है, ये आर्क है, ये थीटा है, ये रेडियस है, ये आर्क हो गया, तो आर्क अपॉन रेडियस थीटा की वैल्यू हो जाती थी, ये तो मालूम है। तो ये किस में होता था, 2D में होता था। देखो सर्कल किस में आता है, 2D में आता है, तो ये 2D में होता था। अब यहाँ पे क्या बात आ रही है, यहाँ पे ये जो एंगल है ये 3D में है। तो सॉलिड एंगल इज नथिंग बट द एंगल इन 3D। 3D एंगल आपका है, तो 3D सरफेस में मतलब जो
3D में आपका जो एक एंगल बन रहा है वो आपका सॉलिड एंगल कहलाता है। तो अगर सर्कल में ऐसे थीटा बन रहा था तो देखो सर्कल 2D में आ गया, 3D में क्या होता है, स्पेयर होता है। 3D में सर्कल थोड़ी नहीं होता है, 3D में तो स्पेयर होता है ना, 3 डायमेंशन में। तो एक स्पेयर है, इसमें अब देखो थीटा नहीं होगा, यहाँ पे होगा एक सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ऐसे होता है, ये इस सरफेस के थ्रू लिंक्ड होगा। इस सरफेस का मान लो एरिया ए है, तो ये जो आपका एंगल बन रहा है, ये जो कोन जैसा बन रहा है, इतना सा सेक्शन, ये आपका एंगल होगा, सॉलिड एंगल डिनोट किया जाता है ओमेगा से, ठीक। तो ये आपका सॉलिड एंगल होगा। अब जिस तरह एक सर्कल में अगर याद करो वो बातें, क्या बातें होती थी कि जब वो सर्कल होता था तो उसमें टोटल एंगल कितना होता था, अगर ये थीटा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बन रहा है, एक सेकंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना लगे, हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल एंगल बनता था वो कितना बनता था, 360 डिग्री बनता था। 360 डिग्री यानी 2 पाई बनेगा, 360 डिग्री का मतलब 2 पाई होता है। तो जिस तरह सर्कल में टोटल एंगल 2 पाई होता था, उसी तरह स्पेयर में टोटल एंगल 4 पाई होगा। तो देखो ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, ये सब बहुत डिटेल में पढ़ने जाओगे तो ये सब टॉपिक छूटेंगे, ऐसा कुछ सच इसका कुछ डिटेल्ड आता नहीं है आपके आईएससी या बोर्ड्स में, आपका इससे डिटेल्ड कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। सॉलिड एंगल का एप्लीकेशन है इसमें, इस प्रूफ में एक एप्लीकेशन है आपका सॉलिड एंगल का, डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, बट एज सच अलग से सॉलिड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आपके। तो सॉलिड एंगल को आपको जितनी ज़रूरत है उतना समझो। पहली बात तो ये समझो सॉलिड एंगल क्या है, 3D में एंगल है। यहाँ पे अभी तक हम लोग 2D में एंगल देखते थे, अब हम लोग 3D में देख रहे हैं, तो 3D में उसे सॉलिड एंगल कहेंगे। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, 2D में हम लोग देखते थे आर्क अपॉन रेडियस होता था इसका फॉर्मूला। 3D में इसका फॉर्मूला क्या होगा, 3D में इसका फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस नहीं होगा, 3D में इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो 3D में इसका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो अगर ये एक स्पेयर है, इससे यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, रुक जाओ एक मिनट, हाँ, अगर ये एक स्पेयर है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, ये ओमेगा, ये रेडियस आर है, ये एरिया ए है, ठीक। तो इस ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया स्क्वायर, एरिया अपॉन, एक सेकेंड, हाँ, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये जो आपका सॉलिड एंगल है इसकी वैल्यू हो जाएगी एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो जिस तरह वहाँ 2D में आर्क अपॉन रेडियस होता था, रेडियस की पावर कितनी है 1, उस तरह 3D में आर्क की जगह हो जाएगा एरिया, रेडियस की जगह हो जाएगा रेडियस स्क्वायर। तो बस एक वो आप कह लो, एक चीज़ एक पावर बढ़ गई। यहाँ पे सिर्फ एक आर्क होता था, अब यहाँ पे पूरा सरफेस है तो उसका एरिया होगा। यहाँ पे सिर्फ रेडियस होता था तो वहाँ पे अब क्या है, रेडियस का स्क्वायर है। तो ये बात आप ध्यान में रखो, सॉलिड एंगल क्या है, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो ये सब थोड़ी बहुत बातें हैं कि सॉलिड एंगल क्या है, 3D एंगल, इसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। स्पेयर के केस में बता रहा हूँ, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ। जनरल फॉर्मूला आपका ए कॉस थीटा हो जाता है, ठीक, वो कॉस थीटा आ जाता है जब आपका जनरल फॉर्मूला होता है, क्योंकि थीटा कुछ एंगल होता है, अभी इसमें समझ में आ जाएगा वो चीज़। तो हाँ, स्पेयर के केस में आपका फॉर्मूला है ए अपॉन आर स्क्वायर। और अगर टोटल एंगल की बात करें तो जिस तरह एक सर्कल में टोटल एंगल होता था आपका 2 पाई, उसी तरह पूरा एक स्पेयर में जो टोटल एंगल होगा वो कितना होगा, 4 पाई। तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं, ये ध्यान रखना। अभी इसका आगे यूज़ होगा, यूज़ कैसे होगा अभी बताता हूँ। तो ये इसको देखते हैं, ये हटाते हैं, हाँ। तो यहाँ पे देखो ये जो टर्म है, ये
डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है? अगर अपना जो सरफेस है सीधा रखा होता, मान लो अपना सरफेस अगर सीधा रखा होता, तो आपका रेडियस में, ये रेडियस है, और एरिया वेक्टर में अगर मान लो सरफेस सीधा होता तो दोनों में एंगल कितना होता? 0, दोनों में कोई एंगल ना होता, तो हम डायरेक्ट लिख लेते उसी की तरह। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो आपका खेल क्या है, इस फिगर में क्या है सॉरी, आपका सरफेस रखा गया है तिरछा, आपका सरफेस है थोड़ा सा तिरछा, तो एरिया वेक्टर है ऊपर, और अगर रेडियस का डायरेक्शन देखो, ये जो रेडियस का डायरेक्शन जा रहा है देखो एकदम सीधा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, रेडियस का डायरेक्शन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, तो रेडियस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो ये रेडियस का डायरेक्शन वही है, तो ये एरिया और ये रेडियस, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सॉलिड एंगल हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो डी ओमेगा इसको कह लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल सरफेस के लिए बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे तो टोटल एरिया था, तो ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल के बारे में अगर और हो तो उसको आप बुक में देख सकते हो, बुक में आपका दिया हुआ है सॉलिड एंगल, यही सब बातें दी हुई हैं। ठीक है, तो जो मैंने शॉर्ट में बताई वही बातें दी हुई हैं उसमें। ठीक, ऐसे डायरेक्टली उसके क्वेश्चंस नहीं बनते, बट गॉस थ्योरम में डायरेक्ट एप्लीकेशन है, ये जो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, अब इसको डायरेक्टली आप डी ओमेगा लिख दोगे, तो आपने डेरिवेशंस देखी होंगी, तो डेरिवेशंस में डायरेक्टली डी ओमेगा लिख देते हैं, तो ये खेल हो रहा है। यहाँ तक कुछ बातें आई समझ में? क्योंकि यही एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चों का दिमाग खराब हो जाता था, जिसमें पहले आपका क्या होता था कि अगर प्रूफ आते था, जब सब्जेक्टिव पेपर आता था, तो बहुत से बच्चे इस पॉइंट पे आके फंस जाते थे, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एकदम से वक्त जज्बात ज़िंदगी बदल जाती है। तो यहाँ पे ये ज़िंदगी बदलने वाला समय है, ज़िंदगी बदलने वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं डायरेक्ट। हाँ, तो ये हो जाएगा डी फाई इक्वल्स 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा? इतना सा जो टर्म है वो क्या हो जाएगा? डी ओमेगा, ये हो जाएगा डी ओमेगा हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लो डी ओमेगा। ठीक, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को हम लोगों ने डायरेक्टली डी ओमेगा लिख लिया, क्योंकि डी ओमेगा क्या है? अपना सॉलिड एंगल है। ठीक, पर ये ध्यान रखना अभी सिर्फ इस स्मॉल सरफेस से रिलेटेड सॉलिड एंगल है, अभी आपका टोटल सरफेस का नहीं निकाला, अभी बस ये इस सरफेस से जितना एंगल बन रहा है ये, तो यही है आपका डी ओमेगा। ठीक, तो ये आ गया अपने पास फॉर्मूला। आगे देखो, अभी इसी को थोड़ा सा और करना है, तो ये अपने को जो फॉर्मूला मिला डी फाई इक्वल्स 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू इंटू डी ओमेगा, तो ये अपने को मिला है फॉर अ स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, मतलब ये एक स्मॉल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है उसका हमले को फॉर्मूला मिला है। हम लोग को क्या चाहिए? टोटल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो भाई मैंने शुरू में बताया था कि आपको स्मॉल सरफेस का आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो, फिर टोटल सरफेस का निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर टोटल सरफेस, तो टोटल सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड पे। हाँ, अब देखो ये तो डी फाई का क्या हो जाएगा? फाई। अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? एक कांस्टेंट है। चार्ज क्यू क्या है? एक कांस्टेंट है। तो ये दोनों यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का आपको बाहर निकाल लो चुपचाप से। ठीक है, बाहर निकाल लिया कांस्टेंट को हमने निकाल लिया बाहर, क्यू। अब इंटीग्रेशन यहाँ पे किसका हो रहा है? सिर्फ डी ओमेगा का हो रहा है। तो यानी जो स्मॉल एंगल बन रहा था ये डी ओमेगा, ठीक,
ये एक स्मॉलर सरफेस के लिए बन रहा था, DA सरफेस के लिए बन रहा था। अब अपने को ये इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी ये टोटल सरफेस के लिए मांग रहे हैं। तो टोटल सरफेस के लिए 3D में क्या होता है एंगल, 3D में टोटल सरफेस के लिए जो सॉलिड एंगल होता है वो होता है 4 पाई। समझ रहे हो ना, जिस तरह 2D में टोटल सरफेस के लिए एंगल होता है 2 पाई, उसी तरह 3D में टोटल सरफेस के लिए एंगल होता है 4 पाई। तो ये आपका आ जाएगा फाई इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4 पाई। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये भी 4 पाई था, ये भी 4 पाई कैंसिल, बचा क्या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स क्या आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जज साहब ये रहा आपका प्रूफ, ये रहा आपका सबूत कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इस जो हमने डेरिवेशन ली इसमें में हमने एक ही चार्ज माना था प्लस Q, तो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो भी सिर्फ एक ही चार्ज का आया Q का। अब यहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे अगर एक और चार्ज ले लेते प्लस Q, यहाँ ले लेते या यहाँ माइनस Q ले लेते, 3 चार्जेस ले लेते, तो तीनों की वजह से अपने को काम करना पड़ता और तीनों की वजह से फिर यहाँ पे नेट चार्ज आता, तो नेट चार्ज की वजह से आता, तो काम वही करना पड़ता। पर यहाँ पे हमने एक ही चार्ज लिया था तो एक ही चार्ज की वजह से आया। ठीक, तो ये आप हमेशा मान के चलो ये नेट चार्ज की बात हो रही होती है। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो ये अपना आ गया गॉस थ्योरम का प्रूफ। तो ये प्रूफ होता था गॉस थ्योरम का। ऐसे प्रूफ कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एक ये वाला स्टेप होता था जिसमें बच्चों को पानी पी जाते थे, पानी एकदम पसीना वसीना निकल आता था, जैसे देखो मेरा निकल आया है ना, समझाते समझाते, तो ऐसा सा है। ठीक, तो ये सब कहानी है गॉस थ्योरम की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखो इसके बाद क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिलहाल देखो ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ। तो ये देखो, अब ये समझो ये क्या है, इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम हो गया। अब इसका एप्लीकेशन देखो क्या है, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस हैं तो उनके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उसका फॉर्मूला निकालने के लिए गॉस थ्योरम अप्लाई करके हमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उसका फॉर्मूला निकालेंगे। कि अपने पास मान लो ये जो लाइन है, इस लाइन पे इनफाइनाइट चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट चार्ज बना हुआ है। अब इस लाइन पे जितना भी चार्ज है उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो हमें निकालनी है। अब हम एक एक चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे नहीं, तो हम गॉस थ्योरम का अप्लाई करके, उसको अप्लाई करके हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो क्या करने का है, अब इस फिगर को देखो, अब इस फिगर को थोड़ा सा गौर से देखोगे तो क्या मिलेगा तुमको। यहाँ पे एक सिलेंडर हमने एक सरफेस बनाया हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड हमने एक सिलेंडर बनाया हुआ है। ये जो सिलेंडर है इसे हम लोग कहेंगे गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस मैं तुम्हें बता दूं, गॉसियन सरफेस जस्ट एक इमेजिनरी सरफेस होता है। तो ये कुछ ऐसे कुछ अलग का कुछ नहीं है, बस एक इमेजिनरी सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर चार्ज इंक्लोज्ड है बस। तो हमने एक ये इमेजिनरी सरफेस ले लिया है विच इज़ अ सिलेंडर। ठीक, ये गॉसियन सरफेस है। तो अब गॉसियन सरफेस में ये जो सिलेंडर है इसमें देखो 3 सरफेसेस आ रहे हैं इन टोटल। पहला ये जो प्लेन सरफेस है ऊपर ये वाला, दूसरा ये जो प्लेन सरफेस है नीचे ये वाला, और तीसरा ये जो कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, तो 3 सरफेसेस हैं यहाँ पे टोटल। तो तीनों सरफेसेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो निकालेंगे। तो क्या करना है अपने को, तीनों सरफेसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ये अपना ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ से पहले एंगल निकालो। ये हमने एक स्मॉल सरफेस मान लिया थ्रू दिस क्लोज सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस के थ्रू जो भी हमारा एक स्मॉल सरफेस ले लिया। मतलब ये जो हमारा सिलेंडर है
इसके इस कर्व्ड सरफेस, ये जो कर्व्ड सरफेस आ रहा है, इसका ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया dA, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे अभी। तो इस dA का डायरेक्शन देखो इधर है, ठीक। इस dA का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, देखो dA। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या है, इधर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन चेंज नहीं होना है, पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है और इसमें इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली होगा, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज देखा जाए ऐसे अगर है, तो अगर ये हम सिलेंडर मान रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली होगा, मतलब ऐसे। अगर इसको 3D में इमेजिन करो तो ये ऐसे निकल रहा है रेडियली। ऊपर से देखो तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे है तो ऐसे रेडियली निकल रहा होगा। तो ये आपका ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा। अगर इसको ऊपर से देखोगे, सिलेंडर को ऐसे ऊपर से करके देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स निकल रहा है, विच मीन्स इस डायरेक्शन में निकल रहा है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू 3 सरफेसेस हैं। तो पहला आपका प्लेन सरफेसेस के थ्रू निकाल लो, फिर कर्व्ड सरफेस के थ्रू निकाल लो। तो काम वही करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस, सबसे पहले प्लेन सरफेस के थ्रू निकाल ले रहे हैं। प्लेन सरफेस यहाँ पे 2 हैं, एक ये है एक ये है, तो दोनों के थ्रू निकालोगे सेम आएगा। अब क्या आएगा वो हम लोग देखते हैं, वो देख लेते हैं, उसका कुछ सीन नहीं है। तो प्लेन सरफेसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। तो देखो डायरेक्शन देखो, सबसे पहले यहाँ पे एरिया डायरेक्शन देखो, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखो, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो। तो दोनों में देखो सेम बात हो रही है कि यहाँ पे भी देखो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है। तो कहीं पे भी निकालो बात वही आएगी, ऐसा कुछ अलग नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस, तो ये प्लेन सरफेस है, इसको हम लोग ने मान लिया dA। तो φ1 हो जाएगा E डॉट dA। अब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी E dA cos 90। cos 90 क्या होता है भाई साहब, cos 90 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर cos 90 की वैल्यू नहीं पता तो एक चुल्लू भर पानी लो, उसमें ऐसे अपना मुंह ऐसे रगड़ लो, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो यानी d φ1 जो आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे भी d φ1 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आप φ1 लिख सकते हो, φ1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप हो रहा है तो वो निकालेंगे। तो कर्व्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये देखो। तो इसको ले लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। तो इसको भी हमने dA लिया हुआ है, और यहाँ पे देखो dA का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, यानी इनके बीच का जो एंगल है इट इज़ 0 डिग्री। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा φ2 या dφ2 ले लो पहले, E डॉट dA। एंड यहाँ पे एंगल क्या है, 0 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं E dA cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लोगे E इंटू dA। तो यहाँ पे dφ2 क्या आ जाएगा, E इंटू dA। अब इसको देखो क्या करना है, इसका ज़्यादा कुछ नहीं करना है। स्मॉल सरफेस के लिए आपको मिल गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब टोटल सरफेस के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेशन का आपका बस रूल यही है कि स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। तो बस यही करना है कि ये स्मॉल सरफेस के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया है, तो अब आपको पूरे सरफेस के लिए निकालना है। तो क्या करना होगा, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कर दोगे तो भाई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, एरिया का चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो स्मॉल कर्व्ड सरफेस एरिया था, ये जो एरिया अपन ले रहे हैं ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे तो बहुत एक स्मॉल वैल्यू थी dA, पर अगर टोटल कर्व्ड सरफेस लें अगर हम सिलेंडर का,
अगर ये एक सिलेंडर बन रहा है और हमसे कहा जा रहा है ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका टोटल एरिया निकालो, इस टोटल कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालो, तो अगर 10वीं की मैथमेटिक्स इज्जत से पढ़ी है तो 10वीं की मैथमेटिक्स अगर इज्जत से पढ़ी है तो तुम्हें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मालूम होगा, जो कि होता था 2πrl। तो एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता था? 2πrl। तो यहाँ पे भी यही काम हो रहा है। यहाँ पे आपका क्या काम हो रहा है कि एक स्मॉल सरफेस का एरिया निकालना है अपन, जो हम लोग dA लेट कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। फिर अगर हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे E.dA, अगर हम इस स्मॉल सरफेस को इंटीग्रेट कर देंगे तो जाहिर सी बात है पूरा कर्व्ड सरफेस बनाएगा, और ये कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πrl। तो यानी आप dA को इंटीग्रेट करने के बाद लिख सकते हो 2πrl, विच मीन्स दैट आपका जो φ2 होगा वो क्या आ जाएगा? ये जो d φ2 है इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो φ2 यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? E इंटू dA को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2πrl। तो आपका φ2 आ गया E इंटू 2πrl। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो, φ इक्वल्स φ1 प्लस φ2। तो φ1 तो 0 आया था, φ2 हो जाएगा E इंटू 2πrl। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो, तो यहाँ पे ये 0 हटा दो, तो ये φ इक्वल्स ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे आप गॉस थ्योरम एक्चुअली में अप्लाई करोगे, क्योंकि भाई हेडिंग क्या है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो ये तो अभी तक हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला उस फॉर्मूले से जो हमें एक्चुअल में मालूम था, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम अपने को निकालना है, मतलब अपना ऑब्जेक्टिव है कि गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है। तो गॉस थ्योरम क्या होती थी? Q/ε0। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट इज इक्वल्स टू नेट चार्ज अपॉन ε0। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इट इज इक्वल्स टू Q/ε0। तो अब देखो ये दोनों फॉर्मूले इक्वेट कर दो। अगर मैं इसको हटा दूं, इसको अब रब कर दूं, इसका कोई काम नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है, यहाँ पे अगर देखें तो इन दोनों फॉर्मूले को अगर हम लोग इक्वेट कर दें, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें, तो क्या हो जाएगा? Q/ε0 इक्वल्स E इंटू 2πrl। यहाँ पे निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रोको, बाकियों को नीचे भेजो, तो ये हो जाएगा Q/ε0 2πrl इक्वल्स E। तो अब ये कुछ फॉर्मूला आ गया है। ये देखो, ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है, बट इसको ऐसे लिखोगे तो याद नहीं रहेगा, दिमाग में नहीं बैठेगा, क्योंकि ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर लिखें, रीअरेंज करके लिखोगे तो ये कुछ ऐसा सा दिखेगा तुमको, जिससे तुम फेमिलियर हो थोड़ा सा। क्या चीज़ है? इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखोगे तो इट विल बी 1/2πε0 Q/rl। अब जिसमें से ये जो Q/l जो एक टर्म आ रहा है, Q/l क्या हो जाएगा? 1/2πε0 Q/l जो टर्म है ये हो जाएगा आपका लैम्डा। ठीक, तो लैम्डा एक टर्म आया है, लैम्डा कुछ नहीं है, लैम्डा एक टर्म है जिसे हम लोग कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट लेंथ, यानी नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर ये हमने जो सिलेंडर माना था उसकी लेंथ अगर हमने L मानी थी, तो नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट लेंथ आपका लैम्डा है। तो लैम्डा आपका डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट लेंथ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, Q/L से आप इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस का फॉर्मूला आ गया, E इक्वल्स 1/2πε0 λ/r। सिंपल, ये आपका फॉर्मूला आ गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहो लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में ज़्यादा कुछ नहीं होता। वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा क्या हो जाता है, आप यहाँ पे एक वेक्टर साइन लगा देते हो और ये स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो वेक्टर फॉर्म में ऐसा कुछ
लिखना चाहो लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म मालूम होना चाहिए कि वेक्टर फॉर्म में क्या होता है कि ये तो जनरल आपका मैग्नीट्यूड हो गया कि 1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर, वेयर लैम्डा इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, E इक्वल्स 1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर आर। तो एक वेक्टर आर आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में एक मैग्नीट्यूड आर का बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्स लॉ में भी आपने ऐसे निकाला था कि आपका वो नीचे आर क्यूब आ गया था और फिर वेक्टर आर आ गया था, तो आपका वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा वैसे हो जाता था। तो उसी तरह से सेम प्रोसीजर है कि पहले यूनिट वेक्टर आर लगाया, फिर यूनिट वेक्टर आर को आपने वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड आर कर दिया, तो फिर वही मल्टीप्लाई करके ऐसे आ गया। तो काम वही करना है, पर वहाँ यहाँ मैंने डायरेक्ट बता दिया है, ठीक। तो एज सच इसमें और कोई रूल नहीं। तो ये देखो फर्स्ट पार्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस। अब इसका अगला पार्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। तो इतना तुम एक साथ इतना देख के तो तुम्हारा एकदम बुद्धि खराब हो गई होगी। तो देखो बुद्धि खराब करने की जरूरत नहीं है, जो प्रोसीजर इसमें लगा था अब सेम प्रोसीजर अगले वाले में भी लगेगा। अगले वाले में भी काम वही करना है, तो काम वही करना है, तो देरी किस बात की, काम वही करते हैं। काम वही है, फॉर्मूला थोड़ा सा अलग आएगा, प्रोसीजर वही है कि प्लेन सरफेस के लिए निकालो, कर्व सरफेस के लिए निकालो, फिर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो, फिर गॉस थ्योरम अप्लाई करो, फिर रीअरेंज करके फॉर्मूला लिख लो, बस यही काम आना है। तो बस इसमें भी यही करना है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये एक्सप्लेनेशन का आखिरी टॉपिक होगा, इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज देख लेंगे। एमसीक्यूज आपके ज़्यादा नहीं है, आसान है, एक टॉपिक को लेके के उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। तो एमसीक्यू इसमें ज़्यादा कुछ हैवी नहीं होंगे, आप देख के आराम से कर ले जाओगे। तो देखो पहले टॉपिक देखो क्या है। अब यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, यानी अगर एक ऐसे शीट बनी है और इसमें चार्जेस हैं, इस इनफाइनाइट प्लेन शीट में जो चार्जेस हैं उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी। तो बस हमें वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। और किसको अप्लाई करके निकालनी है, गॉस थ्योरम को अप्लाई करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखो इसमें हम लोग ने क्या काम किया था, इसमें हम लोग ने किया था इसमें भी हम लोगों ने ये गॉसियन सरफेस लिया है। जैसे हम लोगों ने पिछले में गॉसियन सरफेस लिया था एक सिलेंडर, तो इसमें भी एक गॉसियन सरफेस लिया है विच इज़ अ सिलेंडर, ठीक। तो इसमें भी देखो पहले में गॉसियन सरफेस लिया सिलेंडर, इसमें भी गॉसियन सरफेस ले रहे हैं सिलेंडर। तो ये कुछ इस तरीके से पास हो रहा है इससे, ठीक, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब देखो वही एलिमेंट्री सरफेस लिया, स्मॉल सरफेस लिया डी ए, तो ये देखो दो प्लेन सरफेस हो रहे हैं, ये एक प्लेन सरफेस, एक ये प्लेन सरफेस। तो दो प्लेन सरफेस हो गए, एक कर्व्ड सरफेस हो गया। अब इन सब का डायरेक्शन देख लो। प्लेन सरफेस का डायरेक्शन क्या है, इट इज़ पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल है। आपके प्लेन सरफेस का डायरेक्शन जो है इट इज़ पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका चाहे यहाँ से देख लो, प्लेन सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पैरेलल है। अब देखो कर्व्ड सरफेस जो है, ये वाला जो सरफेस है, ये इसका डायरेक्शन देखो ऊपर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, और यहाँ पे 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखो आप काम उल्टा हो रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा था कि प्लेन सरफेसेस में एंगल 90 डिग्री था, कर्व्ड सरफेस में 0 डिग्री था। एक बार देख लो कि प्लेन सरफेसेस में एंगल 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, और कर्व्ड सरफेस में एंगल कितना था, 0 डिग्री, ठीक, ये 0 डिग्री था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लेन सरफेसेस में एंगल 0 डिग्री है और कर्व्ड सरफेस में एंगल 90 डिग्री है, तो उल्टा काम हो रहा है। अब देखो वही चीज़ करनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू प्लेन सरफेसेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेसेस। अब देखो यहाँ पे मेरे को फिर से बताने की ज़रूरत तो है नहीं,
इस सरफेस के थ्रू, जो कर्व्ड सरफेस के थ्रू जो एंगल जिसके थ्रू 90 बन रहा है, तो इस सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। अब जहाँ पे जब थीटा 90 डिग्री हो तो वहाँ पे भाई जाहिर सी बात है कॉस थीटा जीरो, कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, ये तो साफ बात हो गई। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू प्लेन सरफेस। तो यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, प्लेन सरफेस एक नहीं है, दो दो प्लेन सरफेस हैं, एक इधर है एक इधर है, तो दोनों को अकाउंट में लेंगे, दोनों को कंसिडर करेंगे। तो इट विल बी ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए, ठीक। तो ये हो जाएगा डी फाई टू। देखो डी फाई वन तो ज़ीरो हो जाएगा, ये तो मालूम है अपने को, ये इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है वो तो डी फाई वन ज़ीरो है, ये सब हटा दो भले। हाँ, तो डी फाई वन तो ज़ीरो है, डी फाई टू अपन निकाल लें विच इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू प्लेन सरफेस, तो ये हो जाएगा टू ई डॉट डी ए। अब देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है, ज़ीरो, तो ई डी ए कॉस ज़ीरो, तो ई डी ए कॉस ज़ीरो, तो कॉस ज़ीरो क्या होता है, वन होता है, तो ये हो जाएगा टू ई डी ए डी फाई टू। इसको आप डायरेक्ट डी फाई भी लिख सकते हो, क्योंकि डी फाई वन तो ज़ीरो है, तो इसको डायरेक्ट डी फाई लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका डी फाई, डायरेक्ट डी फाई इसको लिख दो। अब देखो स्मॉल सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया अपने को, तो वही करना है, स्मॉल बनाते जाओ, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। तो स्मॉल मिलाया, लार्ज बनाया, इसका मतलब क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट कर देंगे बोथ द साइड्स, तो ये डी फाई क्या हो जाएगा, फाई, और ये टू ई, देखो ये तो कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो इसको बाहर लिख लोगे, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एरिया को इंटीग्रेट करके आप टू पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, सॉरी पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, तो लिख सकते हो पर लिखना नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ लिखना नहीं, क्योंकि मुझे पता है डेरिवेशन का रिजल्ट क्या होने वाला है, तो बता दे रहा हूँ लिखना नहीं। क्यों, क्योंकि क्या है कि अभी हम लोग जो आएगा इसको डायरेक्ट ए लिख देंगे, तो उसको ए को हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर, ऐसा कुछ गलत नहीं होगा, पर जब इसको डायरेक्ट यूज़ ही नहीं करना है तो इसका कोई काम नहीं है, डायरेक्टली इसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसको लिख के फ़ायदा नहीं है कुछ, एक्सप्रेशन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बल्कि तो कोई मतलब नहीं है। जब कोई काम आसानी से हो सकता है तो उसको कठिन तरीके से क्यों करना भाई। तो ये हो जाएगा टू ई इंटू इसका स्मॉलर सरफेस को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा ए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया अपने पास टू ई ए। अब देखो यहाँ पे लगाना है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम अपने को ये सिखाती है, गॉस थ्योरम ने अपने को ये सिखाया, तो इसको अप्लाई करो तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक जगह पे रखो, बाकी दोनों चीज़ें नीचे भेज दो, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फॉर्मूला विल बी लाइक, यहाँ पे हमने गॉस थ्योरम अप्लाई करी है, ये यहाँ लिख लेना, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई ए। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 और a को नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू Q अपॉन टू एप्सिलॉन a। अब यहाँ पे भी एक जो टर्म आएगा ये Q अपॉन a, Q अपॉन a को वी कैन फर्दर राइट एज Q अपॉन a कैन फर्दर रिटन एज सिग्मा। अब यहाँ पे सिग्मा क्या है, जो सिग्मा मेल सुनते हो, सिग्मा मेल की बात नहीं करी जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा है आपका Q अपॉन a विच इज
सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिस तरह वहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी हुआ करती थी यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी। तो यहाँ पे सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज क्यू अपॉन ए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा, क्यू अपॉन ए को हम लोगों ने डायरेक्ट सिग्मा लिख लिया और बाकी जो फॉर्मूला आया 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो ये आपका फॉर्मूला आया है। तो इसलिए देखो यहाँ पे ए को आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते थे, कोई ऐसा फर्क ना पड़ता, बट उसका कोई डायरेक्ट यूज़ नहीं था, तो फॉर्मूले में कुछ ऐसा खास उसका यूज़ नहीं हो रहा था, क्योंकि क्यू अपॉन ए को हम लोग वापस ट्रांसफॉर्म कर दे रहे थे सिग्मा में, तो इसका वहाँ पे कोई ज़्यादा यूज़ नहीं था लिखने का डायरेक्टली। तो यहाँ पे ये खेल है, ये कहानी है पूरी आपकी थ्योरी की, जो इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का एक और एप्लीकेशन हुआ करता था पहले कि स्पेरिकल शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो 3 पॉइंट्स पे, तो वो आपके कोर्स में नहीं है, तो वो आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, वो मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। तो ये एप्लीकेशन यही 2 थे और यही 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थे। इनके थ्रू क्वेश्चंस अच्छे खासे बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे बन सकते हैं, तो उनमें कोई ऐसा बाउंडेशंस नहीं है, तो उनको ज़रूर पढ़ना है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। अब इससे रिलेटेड MCQs देखो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस विल बी मैक्सिमम व्हेन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस के थ्रू जो लिंक्ड होगा वो मैक्सिमम कब होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था, E डॉट डी ए होता था, या इसको ऐसे लिख लो E डॉट ए होता था, जिसको हम लोग ई ए कॉस थीटा भी लिख लेते थे। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, अगर ग्राफ पता हो, याद हो, वैल्यूज अगर नहीं याद है, मान लो सिर्फ ग्राफ से याद है, तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, व्हेन थीटा इक्वल 0 डिग्री। 0 डिग्री में बात कर रहे हैं अगर हम, मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है, ये कब है, जब थीटा इक्वल्स 0 डिग्री। तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यानी इफ थीटा इक्वल्स 0 डिग्री, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, विच इज़ E इंटू ए। तो अब 0 डिग्री का क्या मतलब है, 0 डिग्री का ये मतलब है अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आपका जो सरफेस है उसका जो एरिया वेक्टर है, ये उसके एरिया वेक्टर में और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इन दोनों में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पैरेलल है, यानी इनके बीच का जो एंगल है इट इज़ 0 डिग्री। तो यानी आपका ये जो सरफेस है, देखो अब कैसे रखा गया है, परपेंडिकुलर रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के देखो परपेंडिकुलर रखा गया है, तब एरिया वेक्टर आपका 0 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन क्या है, द सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये पैरेलल रखा गया है, नहीं रखा गया। द सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है, बिल्कुल रखा गया है। द सरफेस मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 45 डिग्री एंगल बना रहा, नहीं 0 डिग्री एंगल बना रहा। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो उसमें ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है, तो यानी सही कौन सा है, ये। द सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि विजिबल है। तो ये था आपका ऐसे। तो यहाँ पे जब मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि इलेक्ट्रिक जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, और ये सब जो कहानी कथा बताई थी, तो उसका यूज़ यहाँ पे था, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, अ क्लोज सरफेस कंटेन्स 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस विल बी। मान लो कह रहा है एक क्लोज सरफेस है, अब इस क्लोज सरफेस में 2 चार्जेस हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट चार्ज पहले निकालो, तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू विच इज़ 0। तो यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो यानी आपका यहाँ पे जो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब आगे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज गिवन बाय, यानी यहाँ पे जो फॉर्मूला पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है फॉर इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। ये जो हमने इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, तो ये 4 फॉर्मूले दिए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो ये चारों फॉर्मूले मैं थोड़ा सही से लिख लेता हूँ ताकि समझ में आए। तो ये पहला फॉर्मूला लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला लिखा है E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। तीसरा फॉर्मूला लिखा है E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर। और चौथा फॉर्मूला लिखा है E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। तो ये आपके कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। अब देखो इसमें सही ऑप्शन क्या है, हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था। अगर पीछे आओ तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो ये फॉर्मूला पढ़ा था, इसको थोड़ा सा और जगमगा दूं तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो ये क्या है फॉर्मूला, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। अब इसको ध्यान में रखे रहो। तो हम लोग ने क्या अभी देखा, E इक्वल्स 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। अब इनमें से किसी से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, पर देखो करेगा। यहाँ पे 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/2, यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 लैम्डा अपॉन आर। अब ये फॉर्मूला देखो किसी से मैच कर रहा है। फर्स्ट से देखो आर स्क्वायर है, नहीं मैच कर रहा। सेकंड से देखो एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 पाई और 2 लैम्डा के टर्म्स में दिया हुआ है। तो जनरली आपने फॉर्मूला सिर्फ इतना पढ़ा है, तो आपके दिमाग में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन आर होता है, तो आप वो चीज़ ढूंढ रहे होते हो उसमें, और वो चीज़ यहाँ दी नहीं होती। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक करके 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो उससे कुछ फ़र्क पड़ने नहीं वाला। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बना के, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा बहुत तोड़ मड़ोड़ के चेंज करके, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे बना दिया गया। क्वेश्चन ईजी है, बस ये है कि आपको बस ये चीज़, जिसको पिकअप हो जाती है भाई उसके चांदी हो जाती है, जिसको नहीं पिकअप होता तो भाई वो गलत कराता है। तो ये चीज़ है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे बेसिकली आपका बस डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकियों की तरफ तो देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर है, ये भी गलत, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कुछ ऐसे MCQs, इस टाइप के MCQs आ सकते हैं। ये सब टाइप के MCQs इन टॉपिक्स पे इस तरीके से ही बन सकते हैं। ठीक है, तो यही सब था। आगे देखें आगे। तो भाई ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। तो समझ में आया हो तो लाइक मारना, शेयर करना, बताना कमेंट में, और अच्छे से समझ में आया हो तो। तुम्हारी माइक वाली दिक्कत इस बार सही हो गई होगी एकदम, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जो लो साउंड पिछली बार कह रहे थे, एक ज़माना हुआ करता था कि टीचर बच्चे से बोलता था कि तेज़ आवाज़ में बोलो, अब तुम्हारी बारी है कि तुम टीचर से बोलते हो कि तेज़ आवाज़ में बोलो। तो वक्त ज़िंदगी जज्बात बदल गया है, तो कुछ नहीं कर सकते। तो चलते हैं फिर, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।